हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो है फाइंड यूनियन। एक बार अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या बोला गया है। इसमें हमें दो एरे दिए हैं और वो दोनों के दोनों एरे सॉर्टेड है और हमें बताया गया है कि एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं और हमें क्या बोला गया है, यूनियन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एक बार इनकी कंडीशंस लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहली बात तो हमारे दोनों एरे सॉर्टेड है और दूसरी बात कि हमारे एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं और हमें जो फाइनल एरे बनाना है अपना वो हमारा यूनिक एलिमेंट से बना होना चाहिए। तो यूनियन निकालने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो अपने स्टार्टिंग में दिए हुए एरे हैं ए और बी, इनके सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें ऐड करके एक फाइनल एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर एरे ए और एरे बी के दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे पर वो एलिमेंट सिर्फ यूनिक एलिमेंट होंगे। ये चीज हमें रिटर्न करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर हमें एरे ए दिया हुआ है और इसके अंदर हमें एरे बी दिया हुआ है। इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो हमने क्या करा, अपने रिजल्ट में 1 2 3 4 5 तो ऐड कर दिया और अब हमने बी देखा तो उसमें 1 2 3 हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हम अपने एरे ए से ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये तो हमारे ऐड नहीं होंगे। अब बचता है हमारे पास 6 और 7, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल एरे आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास फाइनल एरे ये रिटर्न होके आएगा। इसको बोलते हैं हम यूनियन एरे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एरे ए दे रखा है और हमारे पास एरे बी दे रखा है। इसमें हमारे एरे ए के अंदर दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं और एरे बी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट है जो आपस में रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली हमारे पास एरे ए और एरे बी के अंदर ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, तो हमें वो वाले एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ले रहे हैं और हमें सॉर्टेड एरे रिटर्न करना है। तो हमारे पास यहाँ पे यूनियन एरे रिटर्न होके आता है जिसके अंदर वैल्यू होंगी 1 2 3 4 5। एक बार समझते हैं कि हम इसके सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एरे दे रखा है और यहाँ पे एक एरे दे रखा है और इसमें हमारी जो पहली कंडीशन है जो हमें रिटर्न करनी है, क्योंकि हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम एक चीज बोलिए कि जब हमें यूनियन एरे रिटर्न करना है तो उसके एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। इसमें बात बोली गई यूनिक, और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए। जब भी हमें यूनिक वर्ड बोला जाएगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो हमारे दिमाग में हैश सेट और हैश मैप का कॉन्सेप्ट 100% आना ही आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जब भी हमें किसी यूनिक एलिमेंट को फाइंड करना है या फिर हमें यूनिक एलिमेंट रिटर्न करने हैं, चाहे हमें उनका यूनियन रिटर्न करना है, इंटरसेक्शन रिटर्न करना है, लेकिन जब भी हमें यूनिक वर्ड बोला जाएगा तो हमारे दिमाग में 100% हैश मैप और हैश सेट ट्रिगर होना ही होना चाहिए। अब एक बार समझ लेते हैं कि हम हैश मैप और हैश सेट की बात क्यों कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे हैश मैप क्या होते हैं, हमारे हैश सेट क्या होता है और हम इसके थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपने हैश सेट को समझते हैं। हमारा हैश सेट क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स को स्टोर करता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड ऑर्डर होगा। अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो 1 2 3 4 है वो इसी तरीके से अरेंज हो सकता है कि हमारा पहले 4 आ जाए, उसके बाद फिर हमारा 2 आ जाए, फिर बाद में 3 आ जाए, फिर आ जाए 1। ऐसा हो सकता है कि 4 2 3 1 ये किसी भी तरीके से हमारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो इसकी मेन चीज क्या है कि हमारा जो हैश सेट होता है वो हमारे यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है पर उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ 1। इसी तरीके से हमारा हैश मैप होता है। तो हमारा हैश मैप किस चीज पे वर्क करता है, हमारा हैश मैप हमारी की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। ये भी हमारे यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भी अनऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर करता है। इसमें भी कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता, किसी भी फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है। और एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कुछ एरे दे रखे हैं ए बी सी डी ए और डी। तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, इसमें ए ना हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, पर हम जब अपना एरे रिटर्न कर रहे होंगे, अपना सेट रिटर्न कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, देखो ये हमारा इसने डी बी सी ए सेट ने हमारा ये एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन रिटर्न करा है जिसके अंदर हमारा ए सिर्फ एक ही बार आ रहा है, इसमें 2 बार नहीं आ रहा। जो ऊपर दिए हुए एलिमेंट से उसमें हमारे 2 टाइम रिपीट हो रहे थे तो उसमें हमने ए सिर्फ एक ही बार रिटर्न करा है और बाकी इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। डी के बाद बी सी ए आ रहा है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी नहीं होगा और ना न्यूमेरिकल ऑर्डर होगा। और इसी तरीके से हम अपने एक बार हैश मैप के एग्जांपल को समझते हैं जिसमें हम की वैल्यू पेयर की बात कर रहे हैं। तो की में क्या प्रेजेंट होता है, हम अपने की के अंदर यूनिक एलिमेंट को स्टोर करते हैं और जो हमारी वैल्यूज होती है इसके अंदर हम अपनी अकरेंस को स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बार समझते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया दे रखा है, उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, फिर से इंडिया दे रखा है, उसकी वैल्यू फिर से 1 दे रखी है, फिर इंडिया उसकी वैल्यू 2 3 इस तरीके से दे रखी है। तो हमें पता है कि हमारा इंडिया 4 टाइम्स आ रहा है। इसी तरीके से हमें यहाँ चाइना दे रखा है, उसकी वैल्यू 1 टाइम आ रही है, फिर चाइना की वैल्यू 1 टाइम आ रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें इंडिया दे रखा है 4 टाइम्स और चाइना दे रखा है 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिया को बार बार ना लिख के सिर्फ एक ही बार लिखेंगे क्योंकि इंडिया क्या है, हमारी यहाँ पे एज अ की वर्क कर रही है।
ये एक यूनिक की है हमारी। तो इंडिया एज अ यूनिक की वर्क कर रही है और चाइना भी यूनिक की के रूप में वर्क कर रही है। बाकी बची बात की 2 और 4 की, इसका मतलब है कि हमारा इंडिया 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और हमारा चाइना 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये यूनिक की को स्टोर करता है और इसके अंदर हमारी उसकी अकरेंस स्टोर होती है। तो हमें अपने हैश सेट का और हैश मैप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक बार अपना ट्री सेट और ट्री मैप भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो है कई बार हम क्वेश्चंस करते हुए इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या चीज होती है, ट्री सेट और ट्री मैप है, ये हमारे हैश सेट और हैश मैप ही है, पर इसमें हमारी चीज होती है सॉर्टेड। मतलब जो अभी हमने हैश सेट और हैश मैप देखा था, उसमें क्या था कि हमारे एलिमेंट अनऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर होते हैं और इसमें हमारे एलिमेंट ऑर्डर्ड यानी कि सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये अल्फाबेटिकली स्टोर होगा या फिर ये न्यूमेरिकली स्टोर होगा। बेसिकली इसमें कोई ऑर्डर होता है और ये क्या करता है, ये हमारे रेड ब्लैक ट्री के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। हमें इसे समझने की भी जरूरत नहीं कि रेड ब्लैक ट्री क्या होता है और सब, ये तो हम अपने आने वाले क्वेश्चंस के अंदर समझ जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी सी चीज समझने की जरूरत है कि जो ट्री सेट है वो हमारे एलिमेंट्स को सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करता है। उसमें एक ऑर्डर होता है एलिमेंट को स्टोर करने का और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। log n होने का रीजन है क्योंकि ये हमारे एलिमेंट को सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हैश सेट और हैश मैप। एक बार हम अपनी अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि हम हैश सेट और हैश मैप का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हैश सेट इनिशियलाइज करेंगे, उसमें हम अपने दोनों एरेज के एलिमेंट के ऊपर लूप चलाएंगे और उससे सारे के सारे एलिमेंट को अपने हैश सेट में स्टोर करते जाएंगे। अब हैश सेट क्या करेगा, ये सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, लेकिन हमें लास्ट में एक और स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, अपने हैश सेट को सॉर्ट कर लेंगे। अब एक बार समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने एक सेट क्रिएट किया और सेट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने लूप चलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अपना एक एरे है एक, तो हम उसके सारे एलिमेंट पे लूप चलाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने सेट के अंदर सारे के सारे ए के एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे और फिर हम एक लूप चलाएंगे अपने बी एरे के लिए और उसमें से भी सारे के सारे एलिमेंट को अपने सेट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एरे है ए और ये हमारे पास एरे है बी। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ एक सेट क्रिएट हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने ए एरे पे लूप चला रहे हैं। अब हमारा 1 तो अभी तक सेट में है नहीं, इसे ऐड कर देंगे। 2 भी नहीं है, 2 को भी सेट में ऐड कर देंगे। 3 भी नहीं है, 3 को भी सेट में ऐड कर देंगे। 4 भी नहीं है, 4 को भी सेट में ऐड कर देंगे। 5 भी नहीं है, ऐड कर देंगे। अब अपना बी एरे देखते हैं। 1 ऑलरेडी एडेड है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। 2 भी ऑलरेडी एडेड है तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे। 3 भी पहले से एडेड है तो 3 को भी ऐड नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने एलिमेंट नंबर 6 पे। तो 6 हमारा प्रेजेंट नहीं है तो 6 को ऐड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं 7 को, तो 7 भी हमारा सेट में प्रेजेंट नहीं है तो 7 को भी ऐड कर देंगे सेट में। तो जो हमारा फाइनल सेट आएगा उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 7। और वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और एक बार इसका कोड देखते हैं। तो हमने इसके कोड में क्या किया है, हमने यहाँ पे अपना एक सेट डिफाइन करा है और हमने यहाँ पे एरे ए के लिए फॉर ईच लूप का यूज किया है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने एरे ए के हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और सेट के अंदर उसके हर एक एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं। और यही चीज हमने अपने एरे बी के साथ करी है। इसमें भी हमने एक फॉर ईच लूप चलाया है और हम अपने हर एक एलिमेंट पे जाके उसे सेट में ऐड कर रहे हैं। और सेट में क्या होगा, सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होंगे, चाहे वो एरे ए के हो या फिर एरे बी के हो। अब इसमें सबसे जरूरी चीज आती है इसका रिटर्न टाइप। यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, अपने सेट को एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और एरे लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म करेंगे जिसमें हम अपने एरे लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे और फिर उस एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक लूप चलाया था अपने एरे ए के लिए, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ एम। तो हमने एक और लूप चलाया था अपने एरे बी के लिए और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ एन। यूनियन लिस्ट को सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी के लॉग एन। तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ एम प्लस एन और बिग ऑफ के लॉग एन। जो के लॉग एन है ये सिर्फ हमारी सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और हमें अपने इस वाले स्टेप से बचना है और अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम करना है। और इसमें एक बार अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, बिग ऑफ के। अभी बिग ऑफ के क्या है, के है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम एक चीज समझते हैं, जब भी हम अपने हैश सेट और हैश मैप को यूज करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस आएगा ही आएगा। हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना ही होगा जो हमेशा बिग ऑफ के या फिर बिग ऑफ एन होगा। वो डिपेंड करता है कि हम अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को के कंसीडर करा है तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ के। तो हमें समझ में आया कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं है क्योंकि हमें इसमें सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड करनी पड़ रही है जो है बिग ऑफ के डॉट लॉग के। हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी और कम हो जाए। तो हम अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच देख चुके हैं। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी बेटर अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जिसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। एक बार समझते हैं कि 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज
करनी है। जैसे हमारे यहाँ पे एक एरे दे रखा है, इसके लिए एक पॉइंटर i लगाते हैं और जो दूसरा एरे दे रखा है इसमें एक पॉइंटर j लगाते हैं। हम क्या करेंगे, i से इस पूरे एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे और j से इस पूरे एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम अगर कहीं पे भी डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 लिखा हुआ है और अगर यहाँ पर भी 1 लिखा होता है तो हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे और अपने पॉइंटर यानी कि अपने i को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करवा देंगे। यही सेम चीज हम j के साथ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 लिखा हुआ है और अगर यही वाला 1 यहाँ पर भी लिखा होता तो हम क्या करते, इस वाले एलिमेंट को ऐड नहीं करते और अपने इस j पॉइंटर को मूव करवा देते नेक्स्ट एलिमेंट पे। ठीक है, ये चीज हम कोड में देखेंगे कि किस तरीके से लिख रहे होंगे, कि कैसे हम अपने एक पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करवा रहे होंगे, किस तरीके से हम अपने डुप्लीकेट एलिमेंट को स्किप कर रहे होंगे। पर अभी देखते हैं कैसे 2 पॉइंटर अप्रोच से हम अपने एरे के एलिमेंट्स को एरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हम अपनी सबसे पहले तो एक एरे लिस्ट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हम अपने एरे के एलिमेंट पे ट्रैवल करना शुरू करेंगे। हम दोनों के दोनों एरे पे साथ में ट्रैवल करेंगे और उसमें से चेक करते जाएंगे, जो भी एलिमेंट छोटा होगा उसे हम पहले ऐड करेंगे। मतलब हमारे पास 2 एरे, एक एरे है A और एक एरे है B। A या B, जिस भी एरे का एलिमेंट छोटा होगा उस एरे के एलिमेंट को पहले ऐड करेंगे। तो अब हम अपने दोनों एरे को साथ में ट्रैवल करेंगे, जिसमें हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को देखें। यहाँ पर i पॉइंटर है और यहाँ पर होगा हमारा j पॉइंटर। अब इसमें हम चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा एलिमेंट बड़ा है। अब दोनों में ही सेम एलिमेंट है तो उसको पुट कर देंगे अपने एरे लिस्ट में। अब मूव करेंगे अपने दोनों पॉइंटर्स को नेक्स्ट एलिमेंट पर, तो i यहाँ पर आ जाएगा और j यहाँ पर। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, वो भी जो है दोनों एरे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 2 को अपने एरे लिस्ट में डाल देंगे और फिर अपने दोनों पॉइंटर्स को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर देंगे। अब दोनों एरे के अंदर क्या एलिमेंट है, 3, तो हम अपने 3 को एरे लिस्ट में डाल देंगे, फिर अपने पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है और कौन सा एलिमेंट छोटा है। अब हम कंपैरिजन करेंगे 4 और 6 में और चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट छोटा है। हमारे एरे A का एलिमेंट छोटा है तो हम पहले उसको ऐड करेंगे, फिर हम अपने i को मूव कर देंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर। अब हम 5 से 6 को कंपेयर करेंगे। यहाँ जो 5 है वो भी 6 से छोटा है तो हम अपने 5 को एरे लिस्ट में पुट कर देंगे। अब हमारे एरे के अंदर और एलिमेंट्स है नहीं, तो अब हम अपने एरे B को चेक करेंगे जिसमें एलिमेंट है 6, उसे हम अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर हम अपने j पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करेंगे। अब हमारे पास एलिमेंट है 7, इसे हम अपने एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। हमारा फाइनल एरे हमें मिल जाएगा। अब हम इसका कोड देखेंगे और समझेंगे कि हम किस तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट को स्किप कर रहे थे और अपने पॉइंटर्स को आगे मूव कर रहे हैं और इसके कॉर्नर केसेस को भी डिस्कस करेंगे। अपने एरे का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें हमने स्टार्टिंग में एक एरे लिस्ट बनाई है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को पुट कर रहे हो। इसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हैं जिसमें हमने 2 पॉइंटर डिफाइन करे हैं, i और j हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, दोनों एरे की लेंथ को एक नाम दे दिया है। a की लेंथ को हमने n नाम दे दिया है, एरे b की लेंथ है उसको हमने m नाम दे दिया है। इसमें हम लूप चलाएंगे जब तक हमारा i n से छोटा है और जब तक हमारा j, मतलब जब तक हम पूरे एरे को ट्रैवर्स ना कर ले तब तक के लिए ये लूप चलेगा। इसमें हम चेक करेंगे अगर हमारे एरे A का एलिमेंट हमारे एरे B के एलिमेंट से छोटा है और फिर हम देखेंगे क्या हमारी एरे लिस्ट खाली है। अगर हमारी एरे लिस्ट खाली है तो हम उसमें अपने एरे A के एलिमेंट को डाल देंगे और फिर हमें इसमें एक और चीज चेक करनी है जो हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए। अगर हमारा प्रीवियस एलिमेंट यूनियन लिस्ट डॉट साइज -1 का मतलब होता है प्रीवियस एलिमेंट और एरे ऑफ i का मतलब होता है हमारा करंट एलिमेंट, a ऑफ i का मतलब है हमारा करंट एलिमेंट। अगर हमारा प्रीवियस एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तब हम उसे अपनी एरे लिस्ट के अंदर पुट कर रहे होंगे। मतलब हमने यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, हम अपने एलिमेंट को कब अपनी एरे लिस्ट में डालेंगे, जब हमारी एरे लिस्ट खाली हो। अगर हमारी एरे लिस्ट खाली नहीं है तो उसमें हमारी चीज होनी चाहिए कि हमारा प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा तो वो दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे और हम उसको अपने एरे लिस्ट के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें अपने एरे लिस्ट के अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो हम उसे अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे और फिर हम अपने पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करा देंगे जिससे हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट को भी अपने एरे लिस्ट में ऐड कर सकें। ये चीज हमारे नेक्स्ट एरे के लिए भी है जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारे एरे बी का एलिमेंट एरे ए के एलिमेंट से छोटा हो जाता है तब भी हमारे पास सेम कंडीशन है। अगर हमारी एरे लिस्ट खाली है या फिर हमारा प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट बी को ऐड कर देंगे और अपने पॉइंटर को मूव करा देंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर। और हमारे पास एक और केस है, ये वो वाला केस है जिसमें जो है हमारे एरे ऑफ ए के एलिमेंट और एरे ऑफ बी के एलिमेंट दोनों ही इक्वल है, जो हमने प्रीवियस केस में भी बात करी थी। जैसे हमारे पास जो एरे लिस्ट है वो तो खाली है, पर इसमें हमने एक और चीज चेक करी कि हमारा प्रीवियस एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल है। अगर ऐसा होता है कि प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपने एरे ए के एलिमेंट को यूनियन लिस्ट यानी कि एरे लिस्ट में ऐड करा देंगे। हम अपने एरे ए की जगह एरे बी के एलिमेंट को भी यूनियन लिस्ट में ऐड करा सकते थे, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट सेम है तो हम किसी भी एरे के एलिमेंट को अपनी एरे लिस्ट में ऐड करा सकते थे और फिर हम दोनों ही एरे के पॉइंटर्स को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करा देंगे।
ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं इससे कुछ कॉर्नर केसेस की। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पूरे के पूरे एरे ए को ट्रेवर्स कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ एलिमेंट बच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, तब हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि अगर हमारा आई अभी भी एन से छोटा है और हमारे पास वही वाली कंडीशन है, मतलब यूनियन लिस्ट खाली है और हमारा प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल है नहीं, तब भी हम क्या करेंगे, अपनी यूनियन लिस्ट के अंदर एरे ऑफ आई को ऐड कर देंगे और हम अपने आई को कर देंगे प्लस प्लस। यानी कि वो वाला केस है ये जब हमारा पूरा एरे भी खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने एरे बी के साथ कंपेरिजन किया था, हमारा जो एरे बी था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी हमारे एरे ए के अंदर एलिमेंट बचे हुए थे। ये उस केस के लिए है। जैसे अभी आपको नेक्स्ट केस से समझ में आएगा, ये उसके लिए जब हमारे पास एरे बी के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट है। जैसे हम अपने इस वाले केस से समझ, हमने एरे ए पूरा ट्रेवल कर लिया था, लेकिन जब हम एरे बी की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ आधा ही ट्रेवल कर पाए थे और हमारा जो पूरा ट्रेवल्सर था वो खत्म हो गया था, जिसमें हमें कंपैरिजन करना था, वो वाला ट्रेवल्सर खत्म हो गया था और हमारे पास ये दो एलिमेंट बचे थे 6 और 7। ये उस केस के लिए है अगर हमारा 6 हमारे 7 के इक्वल नहीं है और हमारा 7 6 के इक्वल है, यानी कि हमारा प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो उसको भी अपनी एरे लिस्ट में ऐड करना है। ये वो वाला केस है जिसे हमने अपने कोड में भी लिखा है कि अगर हमारी एरे लिस्ट खाली है और अगर हमारी एरे लिस्ट खाली नहीं भी है तो भी हमारा अगर करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, उसे अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे और फिर अपनी एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसके अंदर दो लूप चला रहे हैं, जो हमारे एक एरे ए के लिए चल रहा है और एक एरे बी के लिए चल रहा है, जिसमें हमने एन अपने एरे ए की लेंथ कंसीडर करी है और एम अपने एरे बी की लेंथ कंसीडर करी है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बी ऑफ एन बनती है और जो दूसरा लूप हम बी के लिए चला रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एम बनेगी, जिससे हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन प्लस एम बन जाएगी। मतलब ये हमारी प्रीवियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से प्रिटी बेटर है, इस वजह से ये हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और अगर हम बात करें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो अभी भी बिग ऑफ के रहेगी, क्योंकि हम अपने इसके अंदर एरे लिस्ट का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी भी अप्रोच से लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।